हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी हब में। तो आज के क्लास में हम रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण पर पूरा चैप्टर एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पर पहले भी 4 अलग-अलग वीडियो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक बनाया है। लेकिन अगर परीक्षा के समय में रिवीजन के लिए एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करना है तो आज का वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाला है। हम इसे पूरे अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उदाहरणों के साथ समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेते हैं तो यह पूरा चैप्टर आपके एकदम हलवा हो जाएगा। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को। तो मैं पहले बता दूं कि आपको इस वीडियो में क्या-क्या सीखने को मिलेगा। आप पहले ही देख लें कि आपके काम का है या नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के सफ़र में हम कौन-कौन से स्टेप मतलब कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि क्या-क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो इस अध्याय में हम कवर करेंगे भौतिक एवं रासायनिक अपक्रिया क्या है। हम समझेंगे कि रासायनिक अपक्रिया असल में किसे कहते हैं और इसमें भाग लेने वाले जो अभिकारक और बनने वाले जो उत्पाद क्या होते हैं। इसके बाद हम रासायनिक अपक्रिया लिखना सीखेंगे, संतुलित और असंतुलित समीकरण में अंतर समझेंगे और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी जानेंगे। फिर हम रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अपक्रिया और अंत में संरक्षण एवं विकृत जो गंध्यता जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर कवर करेंगे पूरा। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक अगर आप पूरा अध्याय को आपके साथ आसान हो जाएगा। अगर आप इसे पूरा कवर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं तो आपका नोट्स भी बनाना आसान हो जाएगा इसमें। इस तरीके से मैंने इसमें आपको दिखाया है। तो इसमें देख सकते हैं कि दोस्तों, आप अगर अपने आसपास देखिए कि क्या सब कुछ हमेशा एक जैसा रहता है, तो नहीं। हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु समय के साथ किसी न किसी प्रकार की परिवर्तन बदलाव करती रहती है, चाहे वह मौसम का बदलना हो या हमारे शरीर का विकास हो। विज्ञान की भाषा में जब किसी भी पदार्थ के गुण, आकार, रंग, अवस्था एवं संरचना में कोई भी बदलाव आता है तो हम कहते हैं कि परिवर्तन हुआ है। तो मुख्य रूप से यह परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला भौतिक परिवर्तन, जैसे बर्फ़ का पिघलना या कांच का टूटना, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जैसे लकड़ी का जलना या दूध का दही बनना। तो आइए इन दोनों को एक-एक करके उसके थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आपने इस में देखा कि परिवर्तन क्या है, परिवर्तन के कितने टाइप हैं, तो उन्होंने उसको अलग-अलग बताया और एग्जाम्पल के साथ बताया। अब इस तरीके से स्लाइड को देखकर आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। अगर कुछ काम का लगा आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट मार के भी आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, नया लगता है। तो हम पहला फिजिकल चेंज पहले समझते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो मान लीजिए आपके हाथ में एक कागज़ है और आपने उसे मोड़कर एक नाव बना दी, तो या उसे फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या कागज़ बदल कुछ और बन स गया? नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके हाथ में एक कागज़ है और आपने उसे मोड़कर एक नाव बना दी और उसे क्या किया, फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए। तो क्या कागज़ बदल कर कुछ और बन गया? नहीं। वही भी अभी भी कागज़ ही है, बस इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं कि जिस परिवर्तन में पदार्थ का आकार, केवल आकार, रूप या अवस्था बदलती है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसकी विशेषता है क्या, नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, इसे वापस जैसा नहीं किया जा सकता। और इसके उदाहरण भी आप देख सकते हैं, बर्फ़ का पानी बनना, पानी का भाप बनना, कांच का टूटना। याद रखें, केवल रूप बदलता है, पदार्थ वही रहता है। आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो इसमें सबसे बड़ी बात विशेषता यह है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसके सबसे बड़ी विशेषता यही कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है और इसके जो रासायनिक गुण बिल्कुल नहीं बदलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे वापस पहले जैसा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बर्फ़ अगर पिघल कर पानी बन गई तो आप उसे पानी को वापस फ्रिज में रख दीजिए और वह फिर से बर्फ़ बन जाएगा। इसी तरह पानी का भाप बनना या किसी कांच के गिलास का टूटना, गिलास मतलब कि टूट गया, आकार बदल गया पर वो रहा तो कांच ही। याद रखें कि वही बात है कि केवल रूप बदलता हुआ पदार्थ नहीं बदलता है। आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज का। तो अब दूसरी तरफ आते हैं रासायनिक परिवर्तन पर। तो जिस परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और पदार्थ के जो पुराने गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं, उसे हम केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक बिल्कुल नया पदार्थ बन जाता है और पुराने पदार्थों के गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। और सबसे आम बात यह है कि आप इसे वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने दूध में थोड़ा
मतलब उसमें वो जमान डालकर उसे दही बना लिया। तो क्या आप दुनिया की कोई भी तकनीक लगाकर उस दही को वापस मीठा दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह लकड़ी का जलकर राख बन जाना या लोहे पर जंग लगना, राख से वापस लकड़ी नहीं बन सकती। तो इस तरह याद रखें कि जहाँ नया पदार्थ बना, समझ लीजिए कि वहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे आगे बढ़ते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। अब इसके अंतर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा में अक्सर इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जाता है, तो इसे एक टेबल के रूप में दिमाग में सेट कर लीजिए कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो भौतिक में पदार्थ के गुण नहीं बदलते, रासायनिक में गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन को समानता वापस पहले जैसा किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक को समानता वापस नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर बर्फ़ का पिघलना भौतिक है और कागज़ का जलना रासायनिक है। इस तरीके से आप इसका कंक्लूजन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप देख सकते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो दोस्तों, अभी जो आपने रासायनिक परिवर्तन समझा, उसी से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक रासायनिक अपक्रिया। तो विज्ञान की भाषा में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, तो उसे पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया मतलब कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं आप। इसमें देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस, फिर इसमें एरो बीच में लगा है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? तो इसे एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ बना देते हैं, जैसे जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ दो पुराने पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, इसलिए यह एक रासायनिक अपक्रिया है। इसे थोड़ा सा और समझते हैं। अभिकारक एवं उत्पाद। तो इसको अच्छे से और समझते हैं, उसके बाद हमें बैलेंसिंग कैसे करते हैं, अपक्रिया को मतलब संतुलित कैसे करते हैं, तब हमें एक एक चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। पहले आप इसको समझिए, अभिकारक एवं उत्पाद। तो जब कोई भी अपक्रिया होती है तो उसमें दो टीमें होती हैं। मतलब कि जब कोई भी अपक्रिया होती है तो उसमें दो तरह की टीमें आप तक समझ सकते हैं कि पहली टीम वो हिस्सा ले रही है, जो दूसरी टीम वो जो अंत में बनकर सामने आती हैं। तो जो पदार्थ अपक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि शुरुआत में जो हमारे पास होते हैं, उन्हें अभिकारक रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो अपक्रिया पूरी होने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि जो रिजल्ट आता है, उसे उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, और जो भी पानी बना है वो हमारा उत्पाद है, प्रोडक्ट्स हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे चाय बनाने में चाय पत्ती, दूध और चीनी अभिकारक हैं, और बनकर तैयार हुई चाय हमारा क्या है? उत्पाद है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। इनको आगे और अच्छे से समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो अब सवाल यह उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं रासायनिक अपक्रिया हुई भी है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ साफ संकेत होते हैं। यदि आपको किसी भी पदार्थ में इसमें से कोई भी बदलाव दिखाई दे, तो समझ जाइए कि अपक्रिया हो गई है। अगर रंग में परिवर्तन हो जाए, तापमान में अचानक बदलाव आ जाए, यानी चीज़ अपने अपने मतलब कि अपने आप गर्म या ठंडी हो जाए, तो उसमें से कोई गैस निकलने लगे, या कोई भी अवक्षेप यानी कि ठोस पदार्थ बन जाए, या फिर प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हो। तो एक बहुत ही आम उदाहरण जो आप घर में भी देख सकते हैं कि जब आप सिरके विनेगर में बेकिंग सोडा मिलाते हैं, तो तुरंत बुलबुले उठते हैं और गैस निकलती है। तो इस तरीके से आप सबूत है कि वहाँ रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो इन सारे टॉपिक से आप समझ सकते हैं पॉइंट से कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों, विज्ञान में जो हम हर चीज़ को बार बार लंबे वाक्यों में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए रासायनिक अपक्रिया के संकेतों, सिंबल और रासायनिक सूत्रों जैसे केमिकल फार्मूला द्वारा शॉर्टकट में लिखने की विधि को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम नए टॉपिक पे आ चुके हैं, रासायनिक समीकरण। तो इसको समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मिलकर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देख सकते हैं, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह बहुत लंबा हो गया, क्योंकि इसकी जो जगह मैं सिर्फ लिख दूंगा कि मैग्नीशियम प्लस O2, और क्या बन जाएगा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। है ना, एकदम आसान और छोटा। लेकिन रुकिए, यहाँ सिर्फ एक ढांचा या एक असंतुलित समीकरण है। कुल कहने का मतलब है कि अगर आपको रासायनिक अपक्रिया की मदद से
अगर आपको कुछ बड़े टॉपिक दिए गए हैं तो उसे हम छोटा करके कैसे बोल के बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये इतना बड़ा सेंटेंस हो गया ना, तो उसी सेंटेंस को हम इस इतने भाषा में लिख देते हैं तो यह क्या बन जाता है, एक एकदम छोटा इसका ढांचा बन जाता है। तो ये क्या है, एक आसान सी इक्वेशन है। तो इसमें क्या बन रहा है, रासायनिक समीकरण बन रहा है। आगे इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ढांचा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित समीकरण क्या होता है, जब किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर, देख सकते हैं आप, किसी भी कोई मान लीजिए रासायनिक समीकरण, उसके बीच में क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है। तो इसके दोनों ओर यानी कि अभिकारक उत्पाद होते हैं। तो पहला वाला जो होता है एरो से पहले वाला, इसे अभिकारक बोलते हैं, और लास्ट वाला जो होता है इसे उत्पाद बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रासायनिक और मतलब कि अभिकारक उत्पाद कैसे कहते हैं। इसको और समझते हैं डिटेल में। किसी भी तत्व के जो परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, असंतुलित अनबैलेंस समीकरण कहते हैं। तो हमने पिछले जो उदाहरण में Mg+O2 MgO को ये देखिए, तो तीर के बाईं ओर जो अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन दाईं ओर उत्पाद में ऑक्सीजन केवल 1 परमाणु है। तो यह नाइंसाफ़ी हो गई। तो याद रखिए, जहाँ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है वो क्या है, असंतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने परमाणु हैं, तो यहाँ पर 2 हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1 है। तो मतलब इसको तो एक और चाहिए ना, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। अभी इसको एक कौन सा समीकरण है, तो अनबैलेंस है, असंतुलित है। इसमें देख सकते हैं कि बाईं ओर ऑक्सीजन O2 2 परमाणु है और दाईं ओर ऑक्सीजन O2 O का केवल 1 परमाणु है। इस तरीके से आप जितना इसमें सब कुछ लिखा हुआ है भी, इसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं, अपना नोट बना सकते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो और संतुलित समीकरण इसका बिल्कुल उल्टा है। तो इसको समझते हैं कि और संतुलित समीकरण इसका क्या होता है। देखिए, इसमें पूरा समीकरण अच्छे से लिखा हुआ है। तो पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की और जो प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान बराबर होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, संतुलित समीकरण बोल देते हैं। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे हम संतुलित बैलेंस समीकरण कहते हैं। तो अगर आप हमने उसी समीकरण को संतुलित करें तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें पहले 2 लगा दिया है। तो इसके पास भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 Mg लिख दिया है। तो यहाँ इसके पास भी 2 हो गया है और इसके पास भी 2 हो गया है, इसके पास भी यहाँ से 2 हो गया है। इसको पूरा अच्छे से समझें। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जो बाईं ओर यह Mg2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो दाईं ओर भी Mg2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो हिसाब बराबर हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विज्ञान में केवल संतुलित समीकरण ही सही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी मेहनत क्यों करनी इतनी, तो असंतुलित से काम क्यों नहीं चल सकता। तो इसका सबसे बड़ा कारण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यह नियम कहता है कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि कोई भी अभिक्रिया होने से पहले अभिकारकों का जितना कुल द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी बिल्कुल उतना ही रहेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 किलो सामान मिलाएं और अभिक्रिया के बाद आपको 2 किलो सामान मिल जाए। तो यह नियम बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। ये बार बार पूछा जाता है। कौन सा, ये नियम बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसको एक लाइन में ऐसे पढ़ सकते हैं, अपने कॉपी नोट में लिख सकते हैं। जब चाहें तो इसको पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समीकरण संतुलित करने की आसान विधि, इसको कैसे करते हैं, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप थियोरेटिकल समझ लें। तो चलिए मैं आपको समीकरण संतुलित करने की बहुत ही आसान स्टेप बताता हूँ। स्टेप पहला, तो पहले असंतुलित समीकरण को लिख लीजिए। आप जो भी समीकरण आपके पास है उसको पहले क्या करिए, आप लिख लीजिए। फिर दूसरा स्टेप में क्या करिए कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या गिनिए कि किसमें कितना परमाणु है। तीसरा स्टेप में जहाँ संख्या कम लगे वहाँ आगे गुणांक कोफिशिएंट लगाएं, जैसे 2, 3 आदि, इस तरीके से। चौथा और सबसे ज़रूरी स्टेप के रासायनिक सूत्र जो फार्मूला के साथ कभी भी कोई छेड़छाड़ ना करें। आप O2 को अपनी मर्जी से O3 नहीं लिख सकते, वरना पूरा पदार्थ ही बदल जाएगा। और पांचवा स्टेप, अंत में सभी तत्वों की संख्या दोबारा जांच लें और बस यह ध्यान रखें कि हम केवल आगे गुणांक बदल सकते हैं, सूत्र नहीं बदल सकते। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको समीकरण संतुलित करने की आसान विधि आपको आसानी से कर पाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकार। तो दोस्तों अभी तक हमने अभिक्रियाओं को बेसिक समझ लिया है, तो अब हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्यतः रासायनिक अभिक्रियाएँ 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बोर्ड में परीक्षाओं में इन पाँचों में से ही प्रश्न आना लगभग तय होता है, तो इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से समझिए और पढ़िए। आप इनका समय समय पर नोट बनाते रहिए, क्लास में पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, किसी के भी चैनल से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, इनसे क्वेश्चन आगे बनते हैं बोर्ड में। अब इनको एक एक करके समझते हैं। तो पहला समझते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन यानी जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसका नोट कर सकते हैं। हेडिंग कह रहा हूँ, परिभाषा। तो इसका अगर समझें इसको आसान भाषा में, तो इसका जो सामान्य रूप है A+B, यानी दो चीज़ें जुड़ी और एक बन गई। इसका बहुत ही शानदार उदाहरण है कि CaO + H2O क्या बन जाता है, CaOH2। तो यानी कि जब हम किसी भी बोझे चूने में पानी मिलाते हैं तो वह दोनों मिलकर बोझा हुआ चूना बन जाता है, मतलब कि सफ़ेदी, वाइट वाश। तो करते समय आपने अक्सर यह देखा होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि दो चीज़ें A है, एक B है, दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं। दोनों जुड़ के क्या हो जा रही हैं, एक बन जा रहे हैं। तो जो एरो से पहले चीज़ें लिखी जाती हैं, चाहे कुछ भी लिखें आप, तो ये क्या होता है, अभिकारक बोलते हैं इसको। और इसको लास्ट में जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो छोटे छोटे टर्म हैं, इनको आप याद रखिए। तो इसमें कह रहा है कि देखिए ये फार्मूला एक तरह से याद रखिए कि AB मतलब कोई दो चीज़ें हैं, वो क्या बन रही है, एक बन रही है। इसमें आप देख सकते हैं क्या है, ये बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। फिर ये क्या है, H2O। फिर उसके बाद ये क्या, दोनों वापस में मिलकर क्या बन जा रहे हैं, बुझा हुआ चूना बन जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप संयोजन अभिक्रिया को समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम में जब भी आएगा तो आप इसको आराम से आप लिख पाएंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको समझते हैं। तो इसी संयोजन से जुड़ी एक दिलचस्प चीज़ है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा यानी कि गर्मी भी बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी पहचान बहुत ही आसान है कि जिस बर्तन में या दो मतलब कि या हो रही है तो वह बर्तन या उसके आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे कभी हमने चूना वाला उदाहरण देखा होगा कि CA मतलब कि चूना वाला जो होता है, तो इसको आपने कभी देखा होगा कि अगर आप उसे चूने को और पानी से बर्तन में डुबाएं तो आपको वह बहुत गर्म महसूस होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा गर्मी भी पैदा कर सकती है, उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग एग्जाम्पल के हेल्प से, परिभाषा से आप चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। आगे देखते हैं शोषण, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हर पल मतलब कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया चल रही होती है। जी हाँ, हमारी जो श्वसन प्रक्रिया, सांस लेना और उससे ऊर्जा बनना भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो समीकरण देखिए, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो हम जो खाना खाते हैं वह पचकर ग्लूकोज बनता है, और फिर हम उसे जो सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन से वह ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत सारी चीज़ें, ऊर्जा बाहर निकलती हैं। तो इसी निकली हुई ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर रोज़मर्रा के मतलब कि कामों में, जैसे चलने, दौड़ने, सोचने और कसरत करने के लिए करता है। तो इस तरीके से आप उदाहरण से, एक एक उदाहरण से आप इस तरीके से चीज़ें को समझ सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया समझते हैं। तो हमारा जो दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, तो यह संयोजन की बिल्कुल उल्टी है, तो उलट है एकदम। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब एक अकेला अभिकारक टूटकर या दो से अधिक उत्पाद बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उसका पहले हमने A+B देखा था, तो इसमें हमने AB देख रहे हैं। फिर ये क्या बन रहा है, दो अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। ये कैसे हो रहा है, इसको देखते हैं कि जब वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना होता है। जब आप अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको मोटा मोटा समझ सकते हैं। तो इसका सामान्य रूप है AB क्या बन रहा है, A+B बन रहा है। तो उदाहरण के तौर पर आप CaCO3, जिसको आप देख सकते हैं कि क्या बन रहा है, CaCO3, तो CaO अलग बन रहा है और CO2 अलग बन रहा है।
चूना पत्थर पहले क्या है, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर दो भागों में अलग अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, बिना बुझा चूना, और उसमें क्या हो रहा है, अलग कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, वियोजन अपक्रिया का हुआ है। तो इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं आगे इसी और एग्जाम्पल से। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया, तो अगर अब आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ या आपस में टूटेगी नहीं तो उसे जोड़ने के लिए ताकत या ऊर्जा चाहिए, तो इसलिए वियोजन अपक्रिया में अक्सर ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऐसी अपक्रिया में जिससे ऊर्जा ऊष्मा जो बाहर नहीं निकले बल्कि ऊष्मा को अवशोषित सोखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो इसकी पहचान यह है कि इस अपक्रिया को करवाने के लिए हमें अपनी तरफ से गर्मी देनी पड़ती है और ऊर्जा बाहर नहीं निकलती बल्कि अंदर रहती है। जैसे CO3 को जब हम ऊष्मा देते हैं तब जाकर यह क्या बनता है, CaO और CO2 में टूटता है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए कि ऊष्मा अंदर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अपक्रिया बोलेंगे। तो इस तरीके से आप हेडिंग की मदद से अलग अलग उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मीय वियोजन, इसी को थोड़ा सा अलग और समझते हैं कि क्योंकि जो वियोजन अपक्रिया के भी कुछ प्रकार होते हैं और इस बात पर निर्भर करते हैं कि चीज़ को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा कहाँ से आ रही है। पहला है ऊष्मीय वियोजन, तो जब किसी भी पदार्थ को गर्मी मतलब कि हीट देने पर वह टूटकर दो या दो से अधिक मतलब कि नए पदार्थ में बदल जाती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और इसका समीकरण देखिए, 2FeSO4 को गर्म करने पर वह क्या बनता है, Fe2S, मतलब कि Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाता है। होता क्या है कि हरे रंग का मतलब कि हरे रंग का जो फेरस सल्फेट गर्म करने पर पूरे रंग और भूरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, और साथ ही सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में गैस निकलती है। तो याद रखें कि जो गर्मी ऊष्मा से टूटे वह उसमें वियोजन है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अलग अलग एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, फेरस सल्फेट का प्रयोग। तो बोर्ड परीक्षाओं में यह प्रयोग एक्सपेरिमेंट बहुत पूछा जाता है, तो उसे समझ लीजिए कि प्रक्रिया यह है कि अब एक टेस्ट ट्यूब में हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए और उसे धीरे धीरे गर्म कीजिए। अवलोकन रिजल्ट क्या होगा, तो आप देखेंगे कि उसका हरा रंग धीरे धीरे भूरे रंग में बदल जा रहा है। तो साथ ही आप एक तीखी गंध वाली गैस सल्फर के जलने की गंध महसूस होगी। तो परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग क्यों बदलता है, तो इसका सीधा सा उत्तर होना चाहिए वियोजन अपक्रिया के कारण। तो इस तरीके से वियोजन अपक्रिया को आपने 1 2 3 एग्जाम्पल की मदद से आपने समझ लिया। आगे इसी में देखते हैं वियोजन का दूसरा तरीका क्या है, तो प्रकाशीय वियोजन, जब किसी भी पदार्थ का वियोजन सूर्य के प्रकाश, सनलाइट या किसी तेज रोशनी के कारण होता है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए 2AgCl मतलब सिल्वर ऑक्साइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वह टूटकर 2Ag और Cl2 बन जाता है। तो इसकी ट्रिक यह है कि जो रोशनी मतलब जो प्रकाश रोशनी से टूटे वह प्रकाशीय वियोजन है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे एग्जाम्पल के हेल्प से आप याद रख सकते हो। अगला है सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग। तो इस प्रयोग को भी ध्यान से सुनिए कि यह बोर्ड परीक्षा में बहुत ही मतलब कि फेवरेट सवाल है। यदि आप सफ़ेद रंग के सिल्वर क्लोराइड को एक कटोरी में रखकर धूप में रख दें तो थोड़ी देर बाद वह देखेंगे कि उसका रंग धीरे धीरे मतलब कि ग्रे होता जाता है। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश की वजह से सिल्वर जो क्लोराइड टूट जाता है और सिल्वर चांदी धातु जो अलग हो जाती है, तो इसका जो रंग ग्रे हो जाता है। दोस्तों अगर आपको पता है कि उसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग पुराने ज़माने की जो श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में और कैमरे की जो रील फिल्म बनाने में किया जाता था। तो इस तरीके से आप सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग को समझ गए होंगे। अगला है विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक, इसको समझते हैं ये क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं हेडिंग और उसके बाद उसकी परिभाषा। तो इसमें आप देखेंगे कि तीसरा और आखिरी तरीका इसमें वियोजन का क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो विद्युत वियोजन है, जब किसी भी पदार्थ या उसके विलयन घोल में जब विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बिजली प्रवाहित करने पर वह टूट जाता है तो उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे पानी 2H2 में अगर हम विद्युत धारा पास करें तो वह टूटकर हाइड्रोजन गैस 2H2 और ऑक्सीजन गैस O2 अलग अलग कर देता है। और इसका बहुत ही उपयोग होता है पानी में शुद्ध हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकालने में। मतलब ट्रिक जो इसमें क्या है कि जो बिजली विद्युत से टूटे वह विद्युत वियोजन। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी।
तो दोस्तों तीसरी प्रकार की अपक्रिया समझने में पहले हम धातुओं की जो क्रियाशीलता श्रेणी को समझना होगा। तो देखिए, जैसे इंसानों में हर कोई मतलब कि समान ताकतवर नहीं होता, वैसे ही सभी धातुएं अपक्रिया करने की क्षमता या ताकत भी समान नहीं होती। तो कुछ धातुएं बहुत ही अधिक ताकतवर क्रियाशील होती हैं और उसमें कुछ कमज़ोर भी। इसका घटता हुआ क्रम इस तरह के हैं, देख सकते हैं। पहले पोटेशियम, फिर उससे क्या होता है सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरीके से आप देख सकते हैं। लास्ट में सोना है। और यहाँ एक ही नियम काम करता है कि जो धातु इस श्रेणी में ऊपर बैठी है वह ज़्यादा ताकतवर है और वह नीचे वाले जो कमज़ोर धातु से मतलब उसके यौगिक मतलब घर से बाहर निकाल सकती है। इस तरीके से आप इसका धातुओं का शक्तिशालीपन आप देख सकते हैं। कौन क्रियाशीलता का घटता क्रम में आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं विस्थापन अपक्रिया, तीसरा मतलब डिस्प्लेसमेंट। वियोजन अपक्रिया के बाद हम तीसरा देख रहे हैं विस्थापन। अभी हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे थे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप कैसे कैसे उस पर काम करेंगे। तो इसी श्रेणी के आधार पर आती है तीसरी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो जब कोई भी अधिक क्रियाशील ताकतवर धातु किसी भी क्रियाशील कमज़ोर धातु को उसके यौगिक के घोल से हटाकर खुद अपनी जगह कब्जा कर लेती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, विस्थापन अपक्रिया बोल देते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र आप देख सकते हैं। इसमें A+BC क्या बन जाता है, AC+B बन जाता है। तो यहाँ A ज़्यादा ताकतवर था, तो उसे B को धक्का मार कर क्या कर दिया, निकाल दिया और C के साथ खुद बैठ गया। तो इस ट्रिक से बिल्कुल सिंपल है कि ताकतवर धातु कमज़ोर धातु को हटा देती है। इस तरीके से आप सिंपल लाइन में आप इसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं लोहे की कील और कॉपर सल्फेट का प्रयोग। अब इसके प्रयोग को समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग करते हैं। स्टेप फर्स्ट, अगर आप एक बीकर में कॉपर सल्फेट CuSO4 का नीला घोल लीजिए और इसमें स्टेप 2 में अब उसमें एक बिल्कुल साफ लोहे की कील आयरन नील डाल दीजिए। फिर उसके बाद स्टेप 3 में लगभग 20 मिनट तक आराम से इंतज़ार करें। फिर कमाल देखिए क्या होगा कि बदलाव क्या दिखेगा उसमें कि जो सुंदर सा जो कि नीला घोल था वो बदलकर हल्का मतलब कि हरा हो जाता है और लोहे की कील के ऊपर लाल भूरे रंग का कॉपर की एक परत जम जाती है। कारण क्या है, क्योंकि लोहा जो है Fe और कॉपर Cu से अधिक क्रियाशील ताकतवर है, इसलिए उसे कॉपर को एक यौगिक के से विस्थापित बाहर कर दिया। तो इस तरीके से आप समीकरण में देख सकते हैं। समीकरण इसमें कहाँ गया, अगले स्लाइड में गया। इस प्रयोग का देख सकते हैं इसमें, इसका देख सकते हैं इसमें। आगे देखते हैं विस्थापन अपक्रिया मुख्य बातें। तो इस अपक्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें एक अकेला तत्व किसी भी दूसरे यौगिक में बैठे तत्व की जगह लेता है और नियम वही है कि अधिक क्रियाशील धातु ही कम क्रियाशील को हटा सकती है, उल्टी प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो परीक्षा के लिए इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण को याद रखिएगा, देख सकते हैं इसमें परीक्षा के हिसाब से ये और ये। तो इसमें देख सकते हैं जिंक CuSO4 है, फिर उसके बाद क्या बनता है जिंक SO4 प्लस Cu। जिंक को क्या किया, इसमें जिंक ने कॉपर को हटाया। इसमें दूसरे वाले में देख सकते हैं कि FeCuSO4, फिर उसके बाद FeSO4Cu, लोहे ने किसको हटाया, कॉपर को हटाया। तो ट्रिक वही है कि श्रेणी में ऊपर वाले धातु नीचे वाले धातु को हटा देते हैं। इस तरीके से आप सिंपल में इसको याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। द्विविस्थापन प्रक्रिया को समझते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चौथे नंबर पर आती है द्विविस्थापन अपक्रिया, या थोड़ा म्यूजिकल चेयर गेम जैसा होता है। इसमें दो यौगिक मतलब कि कंपाउंड आपस में अपक्रिया करते हैं और उसके जो आयनों मतलब आपस में आदान प्रदान मतलब स्थान बदलता होता है। तो इसमें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इसको आप आराम से इसको परिभाषा आप देख सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं कि जब दो यौगिक आपस में अपक्रिया करते हैं और उसके आयनों का एक दूसरे से आदान प्रदान स्थान बदलना होता है तो उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर AB+CD क्या बनता है। इसमें देख सकते हैं E किसके साथ चला गया, D के साथ, और B किसके साथ चला गया, C के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब दो यौगिक आपस में अपक्रिया करते हैं तो उसके आयनों का जो एक दूसरे से आदान प्रदान मतलब कि स्थान बदल जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ कोई भी किसी को धक्का नहीं मार रहा है, बल्कि दोनों यौगिक आपसी सहमति से अपने आयन मतलब पार्टनर चेंज कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देख सकते हैं कि आप जब हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 को बोरियम मतलब कि बेरियम क्लोराइड BaCl
Cl2 के पानी में घोलने के आपस में जब मिलाते हैं तो अभिक्रिया होती है क्या, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। इसका प्रयोग अब देखिए पूरा, जिसमें क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ मतलब कि यहाँ के सोडियम और जो बेरियम ने अपनी जगह बदल लिया है। रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें बेरियम सल्फेट BaSO4 मिला, जो कि एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है और पानी में नहीं घुलता, और साथ में जो बना सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हमारा साधारण नमक है और पानी में घुल सक रहता है। तो यह समीकरण में जो नीचे की तरफ आप एरो लगा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि अवक्षेप बनना, जो बर्तन की तली में बैठ जाता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल की मदद से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया को समझते हैं कि इसी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है अवक्षेपण अभिक्रिया। जब दो विलयनों मतलब कि घोलों को मिलने पर पानी ना घुलने वाला कोई ठोस पदार्थ बन जाता है, पानी में ना घुलने वाला कोई ठोस पदार्थ बनता है तो उस ठोस को अवक्षेप कहते हैं, और इसी पूरी प्रक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी पहचान यह है कि इसमें कोई भी सफ़ेद या रंगीन ठोस पदार्थ बनता है तो पानी में बिल्कुल नहीं घुलता। उदाहरण के लिए अभी जो हमने बेरियम सल्फेट BaSO4 देखा, वह एक सफ़ेद अवक्षेप था। तो दोस्तों, परीक्षा में परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है और इसे जरूर याद रखें। आगे देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया का महत्व। तो आप सोचेंगे कि इस अवक्षेप का असल ज़िंदगी में क्या काम है। तो दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया का बहुत बड़ा महत्व है इसका है कि जो इस्तेमाल जब शुद्धिकरण वाटर प्यूरिफिकेशन में पानी से अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। प्रयोगशाला में अलग अलग अयनों की पहचान करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, और बड़े बड़े उद्योगों में भी कई तरह के रसायन बनाने में भी इसका उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। तो बस याद रखें, जहाँ अघुलनशील ठोस बने वहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। अब आगे देखते हैं उपचयन ऑक्सीकरण, पाँचवा। तो अब आते हैं इस अध्याय के 5वें और सबसे कन्फ्यूजिंग वाले टॉपिक पर, तो उपचयन और अपचयन। लेकिन मैं इसे आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा, इसे आप आराम से देखिए। अगर आप अपने बोर्ड पे समझ के आए होंगे तो एक तरीके से आपका ये नोट का काम करेगा। नोट आपको एक तरीके से समझाया जा रहा है इस तरीके से। तो पहले बात करते हैं उपचयन मतलब ऑक्सीकरण की। तो सीधा सा नियम है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन O जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन गैस निकल जाए, तो उसे हम प्रक्रिया को उपचयन कहते हैं। कैसे समझिए कि बात करते हैं उपचयन का, कि जिसमें ऑक्सीजन मतलब सीधा सा नियम इसका है कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन निकल जाए, तो उस प्रक्रिया को उपचयन कहते हैं। इस तरीके से इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, 2CuO। यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन का आकर जुड़ गए, इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया इसमें। इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। अगला समझते हैं, फिर और समझ में आएगा। अपचयन रिडक्शन। तो अब आते हैं अपचयन पर, यह बिल्कुल उसका उल्टा है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए या उसमें हाइड्रोजन आकर जुड़ जाए तो उसे हम अपचयन कहते हैं। समीकरण में आप देख सकते हैं कि CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, Cu प्लस H2। यहाँ ध्यान से देखिए कि CuO जो से ऑक्सीजन हट गई और सिर्फ Cu बच गया, इसलिए Cu का अपचयन हो गया। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों से समझ सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक इसमें क्या रहेगा, कई स्टूडेंट ऑक्सीकरण और अपचयन में कन्फ्यूज जाते हैं। तो कक्षा 10 में तो इसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर समझते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं में इसे इलेक्ट्रॉनों के आधार पर समझाया जाता है। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनों के आधार पर याद रखने की एक बहुत बड़ी शानदार ट्रिक बताता हूँ। OIL, ऑयल और रिग। OIL मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का खोना वो क्या है, ऑक्सीकरण। RIG का मतलब है रिडक्शन इज गेन, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉनों के प्रति प्राप्ति हो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन। यह ट्रिक हमेशा आपके काम आएगी। तो इस तरीके से इसको आप जब पढ़ रहे हो, अपने चैप्टर को नोट बना रहे हो, तो इस छोटी छोटी चीज़ों को कहीं आप कोने में एक तरह से लिख सकते हैं समझने के लिए अपने, कि इसका मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों का खोना, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों से याद रख सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब सोचिए कि अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों किसी अभिक्रिया में एक समय पर हो रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। शब्द को देखिए, रेड प्लस OX रिडॉक्स। तो रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का OX,
याद रखें कि इसमें सफ़ेदा मतलब कि हमेशा एक सफ़ेदा कह रहा हूँ, इसमें हमेशा एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और उसी समय दूसरे का अपचयन होता है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इसमें देख सकते हैं CuO + H2 Cu + H2O। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि CEO मतलब कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है और या जो Cu बन रहा है यानी कि इसका अपचयन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ H2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है और वह H2O बन रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि एक ही अभिक्रिया में दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, इसलिए यह एक परफेक्ट रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। उपचायक एवं अपचायक ये क्या है, इसको ज़रा देखते हैं। तो रेडॉक्स में दो ही शब्द आते हैं, उपचायक और अपचायक। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में आप देख सकते हैं। तो उपचायक ऑक्सीजन मतलब एजेंट वह पदार्थ है जो दूसरों को ऑक्सीकरण करता है, यानी कि अपना ऑक्सीजन उसे दे देता है लेकिन खुद अपचयित हो जाता है। अपचायक क्या करता है, तो वह पदार्थ है जो दूसरों का अपचयन करता है, यानी कि उसका ऑक्सीजन छीन लेता है लेकिन खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल की मदद से भी आप देख सकते हैं इसमें कि इसलिए यह उपचायक H2 ऑक्सीजन ले रहा है और उसकी अपचायक है। तो इसमें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। तो परीक्षा के लिए इसमें ट्रिक है कि जिसका उपचायक होता है वही उपचायक होता है, मतलब अपचायक होता है वही उपचायक होता है और जिसका उपचायक होता है वही अपचायक होता है। तो दोनों उल्टे चलते हैं। तो इस तरीके से आप क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन जो पढ़े होंगे तो इसको आप एक तरीके से रिवीजन कर सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या लिखा गया है शॉर्टकट में। दहन अभिक्रिया समझते हैं। तो चलिए अब कुछ नज़र के जो अभिक्रियाओं पर बात करते हैं। तो पहली दहन है। तो दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो उसकी कुछ विशेषताएं यह है कि इसके लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। इसी से ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, जिसे मीथेन का जलना इसमें आप देख सकते हैं। इसको समझते हैं किण्वन। ये क्या है, एक बहुत ही आम प्रक्रिया है किण्वन, मतलब यह प्रक्रिया जिसमें ईस्ट या कुछ बैक्टीरिया शर्करा को रासायनिक रूप में बदल देते हैं। तो दैनिक जीवन में आप इसे रोज़ देखते होंगे, जैसे दूध से दही का बनना, बेकरी में ब्रेड या केक का फूलना, या फिर घर में इडली और डोसे के घर का खमीर उठाकर फूलाना। तो इसका महत्व खासकर खाद्य पदार्थों बनाने में बेकरी पदार्थों कई अन्य प्रक्रियाओं में होता है। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ सिर्फ स्कूल के प्रयोगशाला या टेस्ट ट्यूब में होती हैं तो बिल्कुल गलत है ये। तो जीवन का अहम हिस्सा है हमारे। आप देख सकते हैं कि चाहे हमारे पेट में भोजन का पचना हो या सांस का लेना हो, श्वसन मतलब कि किचन में भोजन का पकना हो, लोहे पर जंग का लगना हो, पेड़ों पर फलों का पकना हो या फिर मोमबत्ती का जलना हो, निष्कर्ष ये है कि हमारे जो आसपास हर दिन हर पल अनेक मतलब रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, हो रही हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं दैनिक जीवन में हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहाँ हो रही है। संक्षारण को समझते हैं। अब हम इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारा अगला टॉपिक है संक्षारण। तो जो धातुएं मेटल खुली हवा या नमी या अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं से संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, यानी नष्ट होने लगती हैं, तो उससे हम प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो इसका सबसे सामान्य और मशहूर उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। तो रस्टिंग, जैसे कि लोहा हवा की ऑक्सीजन की नमी में संपर्क में आता है तो उससे क्या होता है, जंग लग जाता है। इसका नुकसान बहुत होता है कि धातु कमज़ोर हो जाती है और बड़ी बड़ी मशीनें, लोहे के पानी वाले जहाज़ और बड़े बड़े जो पुल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टूट सकते हैं। इस तरीके से आप संक्षारण को समझ सकते हैं। संक्षारण के उदाहरण आप देख सकते हैं। क्या संक्षारण सिर्फ लोहे पर होता है? जी नहीं, अन्य धातुओं पर भी इसका असर दिखता है। उदाहरण के लिए अगर आपके घर में चांदी या आभूषण या बर्तन है तो आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद उस पर एक काली परत, ब्लैक कोटिंग बन जाती है। तो इसी तरह कॉपर तांबे में बर्तनों को अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो उस पर एक हरे रंग की परत मतलब कि कॉपर कार्बोनेट जमने लगती है। तो हमेशा याद रखिए कि धातुओं का अपना रंग बदलना और धीरे धीरे खराब होना संक्षारण का एक पक्का संकेत है। संक्षारण से बचाव कैसे करें? अगर धातुएं ऐसे ही खराब होती रहें तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं, जैसे लोहे के गेट या ग्रिल पर पेंट करना ताकि हवा और नमी सीधे लोहे पर ना पहुंच पाए। और इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, मशीनों के पुर्जों पर ग्रीस या तेल लगाना, और गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे पर जिंक की तरह एक परत चढ़ा जाती है, उसको करना। और एक ही तरीका है कि मिश्र धातु बनाना, एलॉय, जैसे लोहे में बर्तन और क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस स्टील बना देना जिसमें जंग नहीं लगती है।
विकृत गंधिता देख सकते हैं कि हमारा आखिरी टॉपिक है विकृत गंधिता। तो यह खाने पीने से जुड़ा है। जब तेल या वसा फैट वाले जो खाद्य पदार्थों खुली हवा में ऑक्सीकरण संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, ऑक्सीकृत मतलब हो जाते हैं, और इसके कारण इसका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कई दिन से खुली रखी बासी नमकीन या सिल जाना, खराब तेल की बदबू या पुरानी मिठाइयों का स्वाद बिगड़ जाना, तो इसका पहचान यही कि खाने से अजीब सी बदबू आने लगती है, तो स्वाद को बिल्कुल कड़वा या अलग हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। तो इसके बचाव के लिए क्या करें, तो बचाव के लिए यही है कि तो हम उसे खाने से ख़राब होने से पहले बचा सकते हैं, और इससे कई आसान उपाय हैं। सबसे पहले खाने को हवाबंद मतलब एयर टाइट डिब्बों में पैक करके रख सकते हैं। खाने में एंटीऑक्सीडेंट जैसे इस तरीके की चीज़ें इसमें मिला सकते हैं, देख सकते हैं, और जो ऑक्सीजन से लड़ने का काम करते हैं। खाने को फ्रिज में रखें क्योंकि कम तापमान पर जो क्रिया धीमी हो जाती है, और मुख्य बात है ऑक्सीजन का संपर्क जितना कम होगा भोजन उतनी देर तक सुरक्षित और ताज़ा रहेगा। इसका उदाहरण आप भी देख सकते हैं कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों। तो इसी से जुड़ा एक बहुत ही मज़ेदार और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बाज़ार से चिप्स का पैकेट लाते हैं तो उसमें चिप्स से ज़्यादा हवा क्यों भरी जाती है। तो दरअसल दोस्तों कोई आम हवा नहीं है, बल्कि वो क्या है, नाइट्रोजन N2 गैस होती है। तो कंपनी जानबूझकर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरती है क्योंकि यह क्या करे कि यह ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, और नाइट्रोजन गैस बहुत ही क्रियाशील होती है, वह चिप्स के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती। तो इसका लाभ यह है कि जो चिप्स जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इसका स्वाद और कुरकुरापन लंबे समय तक बिल्कुल वैसा ही भरा रहता है, और सबसे बड़ी बात कि विकृत गंधिता नहीं होती। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कक्षा 10 विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यहाँ पूरी तरह से समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पूरा अध्याय आपको एक नोट्स की तरह लगा होगा, आसान भाषा में उदाहरणों के साथ आपने अच्छे से समझा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।